हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा और उससे जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े और 6 और 2 8 कंडीशन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के 8 कंडीशन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, परावर्तन हो गया, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कोई एक माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम से आया, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। सब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। जैसे देखिए, यहाँ से प्रकाश आ रही है और यहाँ से प्रवेश कर रही है, तो प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। ये माध्यम क्या है? हवा है। ठीक है, हवा है, मान लीजिए हवा है। और ये क्या है? पानी है या जल मान सकते हैं। तो हवा जो है किसी दूसरे माध्यम में, हवा किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, पानी में प्रवेश कर रही है। तो हवा से पानी में प्रवेश करेगी, हवा से पानी में प्रवेश करेगी। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही कि नहीं? उसमें परावर्तन में क्या था कि लाइट रेज जो है, प्रकाश किरण परावर्तित हो जा रही थी, इसमें अपवर्तित होगी, किसी माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। तो हवा से पानी में प्रवेश कर रही है। अब यह ध्यान दीजिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रकाश जो है किसमें तेजी से रफ्तार कर सकती है, किसमें तेजी से जा सकती है, हवा में या पानी में? तो आपका उत्तर होगा कि हवा में प्रकाश जो है तेज गति से जा सकती है पानी की तुलना में। हवा में जो है प्रकाश की गति ज़्यादा होगी पानी की तुलना में। तो जिस किसी में भी या जिस माध्यम में प्रकाश की गति बहुत तेज होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? विरल माध्यम कहेंगे। तो यहाँ जो है हवा क्या है? विरल माध्यम है। विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम। अच्छा, यहाँ पानी क्या है? सघन माध्यम, जहाँ प्रकाश की जो है किरण बहुत तेज रफ्तार से नहीं जा सकती बल्कि धीरे धीरे जाएगी, उसे हम सघन माध्यम कहेंगे। ठीक, क्या होगा? सघन माध्यम, सघन माध्यम। ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। विरल माध्यम, सघन माध्यम क्या है? जहाँ पे प्रकाश आसानी से गमन कर सकती है, यानी आसानी से जा सकती है, उसको विरल माध्यम कहेंगे। जहाँ प्रकाश बहुत तेज रफ्तार से गति नहीं कर सकती है उसको सघन माध्यम कहेंगे। तो हवा विरल माध्यम है और जो है ये पानी सघन माध्यम है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो है प्रकाश का अपवर्तन हो गया विरल माध्यम से सघन माध्यम में। ठीक है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम जब प्रकाश किरण जाएगी, जैसे यहाँ पे है, जब यहाँ पे विरल से सघन माध्यम की ओर जाएगी, ये प्रकाश जो है किसी माध्यम से प्रवेश करेगी, चाहे वो विरल से सघन माध्यम से हो चाहे सघन से विरल माध्यम की ओर हो। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो प्रकाश क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ऐसे। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। उसके विपरीत क्या होगी? जैसे मान लीजिए ये क्या है? हवा है और ये पानी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसे मान लें कि यही पानी है और ये हवा है, तो जब वो विरल माध्यम से जाएगी तो इसको हम अभिलंब खींचेंगे और ये इधर नहीं मुड़ के किधर मुड़ जाएगी? इधर चली जाएगी, ऐसे। ठीक है, दूर भाग जाएगी, ये दूर भाग जाएगी, सीधा नहीं जाएगी, दूर भाग जाएगी, ऐसे। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। जब प्रकाश किरण से दूर भागेगी, है ना, जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर भागेगी। देखिए यहाँ दूर भाग रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब जो प्रकाश की किरण आ रही है
उसको आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और जो किरण वहां पे क्या लौट जा रही है, लौटती थी वहां पे परावर्तन के स्थिति में लौटती थी, यहाँ पे दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी, तो इसको अपवर्तित किरण कहेंगे। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अब ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? आपतन कोण, और यहां से अभिलंब और परावर्तित सॉरी अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण, बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? ये आपतन कोण हो गया। अगर हम परावर्तन की स्थिति में बढ़ते तो परावर्तन कोण होता, लेकिन ये आपतन कोण हो गया, और ये क्या होगा? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतित किरण, ठीक है। यहां से आपतित किरण या अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, यहां से ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अच्छा से क्लियर कर देते इसको। देखिए, कभी कभी हम क्या बोल देते हैं, इसको निर्गत किरण भी बोल देते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, ठीक है। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, उसमें भी दो नियम था, इसमें भी दो नियम था। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दो नियम है क्या? वो जो पहला नियम था, आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है, आपतन कोण का ज्या, परावर्तन कोण का ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है या एक स्थिरांक होता है, ठीक है। आपतन कोण जिसे बताएं क्या होगा कि साइन आई और साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक, स्थिरांक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहला बताएं कि आपतन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या, ठीक है, क्या होगा? एक स्थिरांक होगा। अच्छा, यहाँ से जो है अगर हम क्या करें, एक अभिलंब खींचे, सब ऐसे मान लीजिए ऐसे, और यहाँ से जब ये आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ठीक है। तो इसके बीच क्या होगा? आपतन कोण और अपवर्तन कोण, यहाँ पे आर, तो इस तरह से जो है आपतन कोण अपवर्तन कोण बन जाएगा, ठीक है। तो दो नियम यहाँ पे भी है। अब हम समझेंगे कि किस तरह से जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर, ठीक है, आयताकार स्लैब से किस तरह से जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो चले हम लिखेंगे, है ना, प्रकाश का अपवर्तन आयताकार स्लैब से किस तरह से होता है। प्रकाश का अपवर्तन आयताकार स्लैब से किस तरह से होता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, किसमें? आयताकार स्लैब में, आयताकार स्लैब में, स्लैब में कैसे होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक आयताकार स्लैब है इस तरह से, ठीक है। जब प्रकाश की किरण यहाँ आएगी, हम यहाँ पे एक लंब खींचते हैं, ये किधर मुड़ेगी, है ना, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, यहाँ से इस तरह से मुड़ेगी, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ी। अब यहाँ पे एक फिर अब अभिलंब खींचते हैं, और ये जब है फिर अब क्या होगा, यहाँ पे ये हवा था, ये कांच है, ठीक है। फिर कांच से किससे होगा? हवा में फिर से आएगी, तो ये जब हवा से दूर जाएगी, सॉरी, जब ये हवा से बाहर आएगी तो क्या होगी? नॉर्मल से दूर भागेगी, यानी अभिलंब से दूर जाएगा, इस तरह से। एक बार इधर आया, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसके बीच जो है कोण जो है, इसको हम आई ले लेते हैं,
और इसके बीच का एंगल क्या लेते हैं, आर, ठीक है, या R1 मान लीजिए। अच्छा, इसके बीच जो है इसको R2 मान लेंगे और इसके बीच को क्या मानेंगे, E मानेंगे, ठीक है। यहाँ I क्या है, I यहाँ पे क्या है, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण होगा। यहाँ पे R क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अब जब यहां से जाएगी R तो इस स्थिति में क्या होगा, इसमें जो है जैसे आपतन कोण हुआ तो इस हिसाब से ये भी आ रहा है, तो इस स्थिति में R2 भी क्या होगा, आपतन कोण का ही काम करेगा, है ना। और R2 जो है ये निर्गत किरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो बाहर निकल रही तो निर्गत कोण हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यह ध्यान दीजिए, चूंकि पहला जो है उसमें दो नियम था अपवर्तन का, एक था तीनों बिंदु जो है सॉरी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीन एक ही तरह होते हैं, और दूसरा नियम था कि साइन आई जो है और साइन आई और साइन आर जो है एक स्थिरांक होता है। अच्छा, इसको ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। ये किससे आ रही है, हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, तो इसके हिसाब से जो हम समीकरण लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ क्या आ जाएगा, साइन आई और साइन आर, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से जा रही है, तो इसको हम कहाँ से जाएंगे, एयर से जा रही है ग्लास में, तो एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास, एयर से ग्लास। अब यहाँ देखिए दूसरे की स्थिति में इस पॉइंट को अगर हम मान ले बी, इस पॉइंट को सी मान ले, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहते तो ए लिख सकते, यहाँ डी लिख सकते। अगर हम इसको मान लें कि बी पॉइंट पर क्या होगा, बी पॉइंट पर स्नेल नियम लगाने पर ये बनेगा। अब इस स्थिति में देखिए इसी पॉइंट पर जो है वो साइन R2 हो जाएगा और यहाँ पे साइन ई हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, ये कहाँ से जा रही है, तो ग्लास से जा रही है, फिर से कहाँ, हवा में जा रही है, तो ए हो जाएगा। पहले स्थिति में साइन आई बाई साइन आर हुआ, एयर से ग्लास में जा रहा था, हवा से ग्लास में। साइन R2 बाई साइन ई कहाँ से, ग्लास से एयर में जा रहा था, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये ग्लास से एयर, एयर से ग्लास। अब एक चीज बताइए, दोनों अगर अभिलंब है, दोनों अगर अभिलंब है तो R1 और R2 बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल R1 R2 बराबर होगा। R1 R2 कैसे बराबर होगा, R1 R2 कैसे बराबर होगा, R1 R2 कैसे बराबर होगा, R1 और R2 ये क्या होगा, अंत एकांत कोण। दो अगर लाइन पैरेलल है, समांतर है, तो इसके बीच का जो कोण बनेगा अंत एकांत कोण से बराबर होगा, तो R1 R2 यहाँ से बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये एयर से ग्लास गया था और एयर से ग्लास गया था, ये एयर से ग्लास में गया था, ये ग्लास से एयर में गया था। अच्छा, हम इसको भी चाहते हैं कि ये भी क्या करे, मेरा सेम बन जाए, तो जब हम इसको भी अगर हम क्या करें, एयर से ग्लास में भेजना चाहे, तो ये मेरा बदल जाएगा साइन ई बाई साइन R2 हो जाएगा, साइन ई बाई साइन R2 हो जाएगा। जब ऐसा स्थिति हो जाएगा तो इससे और इससे क्या होगा, देखिए राइट साइड दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर, साइन आर सॉरी यहाँ R1 मान लेते हैं ना, तो R1 होगा, साइन R1 इज इक्वल टू साइन ई इज इक्वल टू सॉरी बाई साइन R2। अब यहाँ से दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि साइन आई R1 को भी R2 लिख सकते हैं, साइन ई साइन R2 को भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, तो क्या बनेगा, साइन ई इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो साइन साइन कट जाएगा, आई इज इक्वल टू ई बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या निष्कर्ष निकला कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण बराबर होगा किसका, निर्गत कोण के। आपतन कोण बराबर होगा निर्गत कोण के, आपतन कोण बराबर होगा निर्गत कोण के। इस तरह से हमने तकरकाश के स्लैब से जो है प्रकाश का अपवर्तन के बारे में देख लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, तो चलिए देखेंगे। चलिए प्रकाश का अपवर्तनांक देखेंगे क्या होता है। देखिए, है ना, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका होगा, प्रकाश का।
क्या होता है अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की किरण, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है कि अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। इसे हम म्यू से दिखाते हैं और सी बाई वी लिखते हैं, सी बाई वी भी लिखते हैं। सी का मतलब होता है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल। सी मतलब क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, वी मतलब क्या होता है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम उस वस्तु का या किसी प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं और इसे जो है म्यू से दर्शाया जाता है। इसको म्यू बोलते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको म्यू कहते हैं। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो है ये फिक्स रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से जो है हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलिए इससे जो है इस तरह से जो है सी का वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। इन तीनों में से कोई दो वैल्यू दिया रहेगा, एक का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए शुरू करेंगे, किस तरह से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें एक क्वेश्चन जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, देखिए किसी माध्यम में, ठीक है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को फाइंड करना है। मतलब सीधा बात है कि वी को हमको फाइंड करना है। सी फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा म्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 1.5। अब देखिए अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है उसका यूनिट कुछ नहीं होता, मात्रक कुछ नहीं होता, क्योंकि आपस में वी का भी वैल्यू जो है वो मीटर पर सेकंड में आएगा ऐसा ही मात्रक में, और सी का भी जो आएगा वैल्यू मीटर पर सेकंड में आएगा। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा। तो इसीलिए अपवर्तनांक का कोई भी लिमिट कोई भी जो है मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वी निकालना है, सी दिया हुआ है म्यू 1.5। तो हम फॉर्मूला भी पढ़े, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। म्यू का वैल्यू क्या है 1.5, सी का वैल्यू 3 × 10⁸ और v का वैल्यू क्या है मुझको पता नहीं। अब देखिए यहाँ से v इधर आ जाएगा तो 3 × 10⁸, ठीक है ये मीटर पर सेकेंड होगा और डिवाइडेड बाय 1.5। अच्छा 1.5 इधर से जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 2 बार में जाएगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन और है, इसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे और ठीक है। एक क्वेश्चन जो है फाइंड करना है। इसमें पहले दिया क्या इंफॉर्मेशन है कि एक कांच का अपवर्तनांक दिया है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक दिया है और जो है हमको कांच का अपवर्तनांक फाइंड करना, कांच का अपवर्तनांक के बारे में हम देखेंगे। एक क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक दिया है, कांच का जो है अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक जो है वो दिया है, कितना दिया है 1.6। ठीक है, कांच का जो अपवर्तनांक है तो वो दिया है 1.6। ठीक है, और हीरा का जो अपवर्तनांक है, हीरा का अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक जो है वो दिया है 2.4। कांच का अपवर्तनांक है 1.6, हीरा का अपवर्तनांक है 2.4। ठीक है, अच्छा फाइंड क्या करना है मुझको समझिए। फाइंड क्या करना है हमको, कांच का अपवर्तनांक हीरा के सापेक्ष में ज्ञात करना है। कांच का अपवर्तनांक हीरा के सापेक्ष में ज्ञात करना है। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, कांच यानी ग्लास का अपवर्तनांक। ठीक है, किसके सापेक्ष में, हीरा के सापेक्ष में यानी डायमंड के सापेक्ष में।
तो कांच का अपवर्तनांक डायमंड के सापेक्ष में जो है हमको ज्ञात करना है क्या होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा हमको निकालना है। ध्यान दीजिए, जो कांच का अपवर्तनांक दिया है ना, जो कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो ये जो है कांच मतलब ग्लास और ए मतलब एयर, कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो हम उसको ए मान लेंगे। 1.6 दिया, 1.6 दिया है। और क्या दिया है, हीरा का अपवर्तनांक दिया है, तो डी दिया है, और ए यहाँ पे 2.4 दिया। ठीक है, ये है। मुझको जब निकालना है क्या कि जी है और ये डी। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक निकालना है किसके सापेक्ष में, डायमंड यानी हीरा के सापेक्ष में। तो जिसके सापेक्ष में बोलेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए जी से चलना शुरू करेंगे, जो ऊपर में है वही चलना शुरू करेंगे, नीचे ए लगाएंगे, एयर हम लगा सकते हैं। फिर नीचे जो हम नीचे लिखेंगे उतना ही ऊपर में भी लिखना पड़ेगा, तो म्यू ए लिखेंगे। और अब यहाँ ए लिखेंगे तो बच क्या रहा मेरा, डायमंड बच रहा, तो डी लिखेंगे। तो इसके हिसाब से मेरा क्या आ जाएगा, देखिए जी ए, लेकिन मुझको दिया क्या है ए जी, मतलब इसका 1.6 तो पलट जाएगा, 1.6 से नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1.6 हो जाएगा, पलट जाएगा। अच्छा ए टू डी दिया था 2.4 तो 2.4 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 तिया 24, तो 3/2, 3/2, तो इसका उत्तर क्या आएगा 1.5, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच इस तरह से करेंगे। अच्छा यार 3-3 चीज से भी दिया जा सकता था। ठीक है, तो इस तरह से जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे बहुत सारे रिलेटेड जो है आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं घर में भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।